आप मुझे बताएं, एक तो अमन मुआहिदा, वो किस किस्म का मुआहिदा है कि जिस पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा, और फिर मार्को रूबियो का आप स्टेटमेंट देखें जो सामने आया है गजा में भेजी जाने वाली फौज के हवाले से। आप मुझे बताएं कि किन टर्म्स पर पाकिस्तान उसमें शामिल हो सकता है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे? हुआ था, मैंने उसी वक्त से कहा था और ये मेरी एप्रीहेंशंस थी। एक तरफ मैं खुश था और हम सब खुश थे कि बमबारी बंद हो गई और मासूम जानों का नुकसान जो हो रहा था वो ख़त्म हो गया या रुक गया, कम अज़ कम या कम हो गया, एक बात। लेकिन टेक्निकली एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या इंटरनेशनल रिलेशंस अगर मैं देखता हूँ तो उस वक्त भी मैंने जो कहा था मैं आज भी वही कहूँगा। उस वक्त जब ये मुआहदा हुआ था कोई 20-22 नुकात का, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि इसमें सारे का सारा दारोमदार इसकी कामयाबी पर या इसके नाकाम होने का वो तो दे दिया है या नेतन्याहू के हाथ में या अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी जज और ज्यूरी वही होंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये डिसाइड किया जाएगा अगर कोई वॉलेशन हुई तो फिर इजराइल इंडिपेंडेंट होगा और फ्री होगा लॉन्च करने में स्ट्राइक या पनिशमेंट और जो भी था। एक बात, जो चीज़ें मिसिंग थी उस वक्त वो आज भी मिसिंग है। उसके अंदर टाइमलाइन मिसिंग थी, उसके अंदर के कितने अरसे में ये इम्प्लीमेंट होगा जो आप भी यही कह रही हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था बायलॉज नहीं थे। बायलॉज का मतलब ये है कि जो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स आ गई उसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या एम्पावरमेंट होगी, क्या एसओपीज होंगी, क्या लिमिटेशंस होंगी, एक बात। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये था कि इसको यूनाइटेड नेशन की पैटर्नेज नहीं हासिल थी। ये अमरीकी सदर का एक प्लान था, जिसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसी रही सही रह गई है अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन है तो फिर भी एक वो फोर्स कह लें या एक बॉडी कह लें, चलो डेड बॉडी कह लें या पार्शियली डेड बॉडी कह लें। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि जब इस तरह की फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं अंडर यूनाइटेड नेशन अम्ब्रेला, तो एक लीगल मॉरल डिप्लोमेटिक उनको एक असेंडेंसी या एक ग्राउंड तैयार होता है, जिसका मतलब होता है एसओपीज होते हैं, कॉम्बैट की इंगेजमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं, कहाँ वो शूट टू किल कर सकते हैं, कहाँ वो डिटर कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनसेशन होती है अगर कोई मारा जाए जो कि पीस कीपर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें टाइमलाइन नहीं है, इसमें मैकेनिज्म नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर बाकी लोग नहीं हैं, जज ज्यूरी वही हैं, बायलॉज नहीं है। तो ये सारा करते वक्त आज भी वही की वही है और आप भी उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि यहाँ पे ना टाइमलाइन है, ना मैकेनिज्म है, ना लोगों को पता है कहाँ। और सबसे अफसोसनाक बात ये थी जो मैं हिस्ट्री से ज़रूर रेफर करना चाहूँगा कि ये जब एग्रीमेंट हुआ था और ये फ्लोट किया गया था मुसलमान मुल्क को ख़ास तौर पर, सबको ये कहा गया था कि ये लॉन्ग टर्म में 2 स्टेट की तरफ ये सोल्यूशन लेके जाएंगे। ओके, 2 स्टेट की तरफ का मैं हिस्ट्री जरूर बताना चाहूंगा। 93 से 95 तक एक ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय यासिर अरफात, अमेरिका और इजराइल के दरमियान, आज से 32 साल पहले। उसका नाम है ओस्लो एग्रीमेंट। अगर आज भी उठाकर देख लें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट लीड करेगा टू 2 नेशन स्टेट। 32 साल में कोई 2 नेशन स्टेट नहीं बनी। एक बात, आज भी हमने कहा कि ये 2 नेशन लिखा हुआ है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने मुल्क लैंड करते ही अपनी हिब्रू लैंग्वेज जो उनकी अपनी है उसके अंदर कहा था कि मैंने तो कोई 2 नेशन थ्योरी से एग्री नहीं किया या 2 नेशन स्टेट से कोई मेरा इत्तेफाक नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर 2 नेशन नहीं है तो आया 75,000 लोगों ने जाने सिर्फ एक सीज फायर के लिए दी थी। तो ये भी एक बिल्कुल जाहिलाना बात है कि इतनी कुर्बानियां दी जाए, इतने लोग जख्मी हुए, बेघर हुए, मलबे का ढेर बन गया, तो ये सब का सब इसलिए था कि सिर्फ सीज फायर की कीमत एक दी इन लोगों ने। तो ये भी ज्यादती है। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्तों में देखेंगे ये कितना चैलेंजिंग होगा और कितना गाजा पीपल या पैलेस्टीनियन फ्रेंडली होगा। और ओस्लो एग्रीमेंट की जहां बात कर रहे हैं, इट स्टिल स्टैंड स्टिल कि आप इस पर अमल दरामद करेंगे तो फिर ही कोई बात होगी, वरना तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। और मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के बाद मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब बताएं कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी कुछ सवालात के जवाबात बाकी हैं। देखिए मुनीज़े मोइन साहिबा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ तो बिल्कुल साफ सुथरा वाज़ेह है। मतलब कि इसहाक डार की अगर आप स्टेटमेंट ले लें तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इस फोर्स में हिस्सा लेने के लिए असूली तौर पर हम तैयार हैं, लेकिन यह मैंडेट और शराइत की वजाहत से मशरूत होगा। बात यह है हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतल्लक हम इसके लिए तैयार नहीं। ये फ़लस्तीनी कानून नाफज करने वाले अदारों का काम है कि वो वहाँ पर पीस को, अमन को, इसको नाफज उन्होंने करना है। हमने तो वहां जाकर जो है वो इसके लिए तैयार हम बिल्कुल नहीं है कि हमने जाकर को वहां पर हमास के मतलब हमारा काम ही नहीं है। बात यह है
कि अगर आप अमेरिकी सेंट्रल कमांड की, ये मेरा ख्याल है मंगल के रोज़ जो बात हुई है कतर में, उसके गौर से देखें तो इजलास में पाकिस्तान समेत 45 के करीब ममालिक जो है वो उसमें शरीक हुए। अब बात यह है कि अगर आप गौर करें तो 70 से ज़ायद ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप फ़ौज या फंडिंग के लिए, अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, लेकिन सिर्फ 19 ममालिक ने गज़ा में मुमकिन तौर पर सामने आने के लिए फ़ौजियों, लॉजिस्टिक या आलात के ज़रिए मदद करने पर आमादगी ज़ाहिर की है, और आई एम वन ऑफ देम। उस 19 में से मेरा पाकिस्तान भी उसमें एक मुल्क शामिल है। लेकिन हमारा काम यह है कि हम जानने को तैयार है, लेकिन असूली तौर पर जो बात आप कर रही थी आगाज़ में मार्को रूबियो की, वो भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बात दुरुस्त है कि उसने भी उसने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के, उसने भी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ ही की है। लेकिन सवाल यहाँ पर मुनीज़े ये है कि ये हमारा काम नहीं है, हमास को गैर मुसल्लह करना ये हमारा काम नहीं है, ये फ़लस्तीन का काम है, कानून नाफिज करने वाले उनके अदारों का काम है। और हाकदार साहब की स्टेटमेंट तो इस पर वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने पीस कीपर के तौर पर मौजूद हो सकता है, अपना हिस्सा डाल सकता है। वैसे खालिद चिश्ती साहब, जहाँ हम पाकिस्तान के बतौर पीस कीपर होने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद, इजराइल फ़लस्तीन जंग हो, थाईलैंड कंबोडिया जंग हो, या दीगर जो जंगें दुनिया में जारी हैं, ये सब देखने के बाद आज़ादी एक नेमत के तौर पर महसूस होती है, रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और आज हम यहाँ रह रहे हैं, जिसे हम वैसे ही भुलाए बैठे हैं इस नेमत को। लेकिन वो लोग जो पाक फ़ौज पर तनकीद करते हैं, उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि उन्हीं के तवस्सुत से हमने मई के महीने में जंग जीती। और आज मैं उस ख़ास इंटीग्रेशन की बात करने जा रही हूँ कि जो तुर्की की जानिब से की गई है। एक तो जदीद वॉरफेयर, जो एरियल वॉरफेयर है, उसका ट्रेंड सेटर पाकिस्तान रहा, पाक भारत जंग में दिखाया कि किस तरह जंग लड़ी जाती है। ज़रा मुझे उस टर्किश इंटीग्रेशन की या नई डेवलपमेंट की बात करनी है आपसे। ज़रा हमें बताएं तो सही कि वो बग़ैर पायलट के जो तैयारा और जो ड्रोन, ख़ास तौर पे वो ड्रोन जो तैयार किया गया है उसका नाम है बेरख्तार किज़िलअल्मा। कहा यह जा रहा है कि 55 घंटे से ज़ायद की उसकी टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है और F-16 को भी मार गिराया है। अगर असल में जंग हो जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी किस तरह से देख रहे हैं आप? मुनीज़े, आपके सवाल में पहला जो था सेंटेंस वो गाज़ा के मुतालिक था, तो मैं एक सिर्फ जुमला बोल के फिर इस पर आता हूँ। देखिए, मुझे जो खौफ है, हमारी जो इज़्ज़त बनी है मई के महीने में पाक फ़िज़ाइया की मुसल्लह अफ़वाज की ओवरऑल, देखिए ये हमारे लिए ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ खुदा ना खास्ता एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल करवा दे वहाँ पे, जो इंडिया माहिर है, ज़ाहिर है उनकी दोस्ती भी बहुत है, हमारी फोर्सेस जाएं और ये हमास समझ के फायर बैक करवाएं और पाकिस्तान फायर बैक कर दे, जिसका मतलब है हमारी एनिमिटी डलवा दे या बीज बो दे हमास के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है दुनिया में कहीं भी हमें पसंद नहीं किया जाएगा, ख़ासतौर पर ईरान और सीरिया और कुछ और मुल्क जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो हमारे उनसे नेबरहुड ताल्लुकात ख़राब होंगे। मैं उस लिए भी क्वेश्चन कर रहा था। ये तो पहले सवाल के जवाब में। दूसरा जो आपको मुबारक हो, आपने इतनी ज़बरदस्त टर्किश बोली है, जो आपने बेरख्तार किज़िलअल्मा कहा है, तो वो मैं टर्की में क्योंकि वॉर कोर्स कर चुका हूँ टर्किश लैंग्वेज में, तो मैं आपके व्यूअर्स को पहले ही बताता हूँ किज़िलअल्मा का मतलब क्या होता है। रेड एप्पल। इसका मतलब होता है रेड एप्पल होता है, लेकिन रेड एप्पल में यहाँ पर कुछ और मतलब लिया गया है। यहाँ पर वो कहते हैं उस्मानिया जब सल्तनत थी तो वो प्राइड ऑफ द नेशन या नेशनल जो एम्बिशन होती थी, ये उसका कहा जाता है। अब ये है क्या, देखिए दुनिया में अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो आ चुकी हैं बड़े अरसे से। ये तो पाकिस्तान ने लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट की कि इतनी ज़्यादा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी अब हो गई है। इससे पहले 2021 में अज़रबैजान ने और आर्मेनिया ने जो जंग लड़ी थी उसमें भी टर्किश ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, और उस जंग में सिर्फ 40 दिन वो रही थी और तकरीबन 10,000 किलोमीटर का इलाका जो कब्जा किया हुआ था आर्मेनिया ने अज़रबैजान का, वो इन्होंने खाली करा लिया था ड्रोन की मदद से ही। तो आर्मेनिया में ये ड्रोन्स का बहुत इफेक्टिव रोल हुआ था, और अब हम पाकिस्तान में और पाक फ़िज़ाइया ने जो जितने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, तो मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि जो 10 तारीख को हमने टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर, वो पहले भी कई दफ़ा किया। क्योंकि अब ड्रोन की बात हो रही है तो हम रिफ्रेश कर लें कि हमारा जो टनेज 65 जंग की 17 दिनों की टनेज से ज़्यादा फेंकी थी, उसमें से 50% ड्रोन ने फेंकी है। इसका मतलब है कि आने वाली जंगों का ये एक मॉडल होगा या ये डॉक्ट्रिन होगी कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब ये फर्स्ट टाइम जो एडवांसमेंट हुई है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये फाइटर क्लास वो जहाज़ है, बुनियादी तौर पर जिसको कहना चाहिए ना अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये बना है पहली दफ़ा। इससे पहले आमतौर पर पंखे वाले जहाज़ प्रोपेलर होते थे, इन्होंने ये जेट जहाज़ बनाया।
आप हैरान होंगी कि उसके लिए इतना कॉम्पिटेंट ये जहाज है, या अनमैन्ड एरियल, अब तो जहाज ही मैं कहूँगा क्योंकि ये प्रॉपर रनवे से टेक ऑफ करता है, ये शिप से भी टेक ऑफ कर सकता है, ये ऑटोनमस एक एयर टू ग्राउंड एयर टू एयर तमाम किस्म के मिशन कर सकता है, ऑलमोस्ट 8 टन का वेपन उठाकर ले जाएगा। यानी दैट मीन्स ये सिर्फ इसको ये ना समझे कि किसी दुश्मन के जहाज को मारेगा, यानी एज अ बॉम्बर भी यूज हो सकता है। एक बात, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मैं नॉटिकल में कहा जा रहा है। अभी तक तो 0.9 मैंने सुना है, 0.9 का मतलब यह है कि अराउंड 1100 किलोमीटर से ऊपर हो तो सुपरसोनिक है, और शायद वो आगे एडवांसमेंट कर लें, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है इसकी। जो रेडियस बता रहे हैं वो 500 नॉटिकल माइल है, जो तकरीबन 900 किलोमीटर के करीब बनता है, जो ये ट्रेवल करके वापस आ सकता है। सीलिंग इसकी बहुत ज्यादा है, जो आमतौर पर 30-40 हज़ार अनमैन्ड की होती है, इसकी तो 45,000 सीलिंग कह रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो सबसे बड़ी जंप इन्होंने की है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि इन्होंने मिसाइल फायर किया है और ये अनमैन्ड होके एक मैंड जहाज को भी मार सकता है, वो इसका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है। दैट मीन्स जो रेडार है इसका, आईसा रेडार, ये वही है जो J-10C में लगा हुआ है, ये वही है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये 200 किलोमीटर तक हमने मिसाइल फायर किया था। वो बुनियादी तौर पर रेडार का कारनामा था। ठीक है खालिद चिश्ती साहब, आपका यही कहना है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना की सलाहियत रखता है, और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान को शामिल करके 38 ममालिक बनते हैं कुल, जिनके साथ तुर्की ये टेक्नोलॉजी शेयर करेगा।